Bismillahirrahmanirrahim. My name is Numan Ali from BS Chemistry 1A. I am here to give my presentation to Dr. Shehbaz Ali. My presentation topic is viruses. Uh, so would it- so I start my presentation without wasting any time. तो हम देखते हैं कि वायरसेस होते क्या. So a virus is a small parasite that cannot reproduce by itself once it infects a susceptible cell. However, a virus can direct the cell machinery to produce more viruses. Most viruses have either RNA or DNA as their genetic material. The nucleic acid may be single or double stranded. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वायरस इज स्मॉल पैर, जैसे वो बता रहा है वायरस इज अ स्मॉल पैरासाइट. वायरस एक ऐसा छोटा पैरासाइट है जो खुद अपने आप में प्रोड्यूस नहीं कर सकता या अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता या अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता. इसका मतलब ये है कि इसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती कि ये अपने आप को की कॉपीज़ बना सके. जैसे कि हम इंसान कर लेते हैं, बैक्टीरिया कर लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं. वायरसेस एक ऐसा, जैसे हम देख रहे हैं वायरसेस स्मॉल पैरासाइट, इसके है ही इतना छोटा कि इसके पास एबिलिटी ही नहीं है, मशीनरी ही नहीं है कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके. इसके आगे बताता है वो मोस्ट वायरसेस हैव इधर आरएनए और डीएनए. काफ़ी सारे वायरसेस के पास आरएनए और डीएनए होता है. जैसे मैंने पहले बताया, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए और डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है. आगे बता रहा है डीएनए दी न्यूक्लिक एसिड में बी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड. जैसे हम पहले हमने बात की आरएनए और डीएनए. अगर न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड है तो हम जानते हैं कि उसे आरएनए बोलेंगे. अगर डबल स्टैंडर्ड है तो हम जानते हैं उसे डीएनए बोलेंगे. आगे बताता है द इंटायर इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल कॉल्ड अ वायरॉन. वायरॉन वायरसेस के एक टाइप है जो मिलके बनती है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से. प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वाले वायरसेस को हम वायरॉन्स बोलते हैं. सिंपलेस्ट वायरसेस जो होते हैं उनका जो आरएनए और डीएनए है उनके अंदर मैक्सिमम 4 प्रोटीन होते हैं. जो सिंपल डीएनए सिंपल वायरसेस है उसमें 4 प्रोटीन होंगी आरएनए और डीएनए में. लेकिन कुछ केस ऐसे हैं वो कॉम्प्लेक्स, कुछ केस वायरसेस के ऐसे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें 100 to 200 प्रोटीन आ जाती हैं. आगे चलते हैं. स्टडी ऑफ वायरसेस, प्लांट वायरसेस पार्ट्स. फर्स्ट जो बंदा जिसने वायरसेस के ऊपर स्टडी की थी वो था वेंडल स्टैनली, जिसने टोबैको पेंट्स मोज़ैक को क्रिस्टलाइज़ किया था, मतलब उसे साफ़ किया था. टोबैको पेंट्स मोज़ैक मतलब कि तंबाकू जो सिगरेट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है उसके अंदर से वायरसेस को इसने डिस्कवर किया था, क्रिस्टलाइज़ किया था. इसके वर्क के कुछ ही अरसे बाद प्योर प्रोटीन, आगे बता रहा हूँ, प्योर प्रोटीन हैड बीन क्रिस्टलाइज ओनली अ शॉर्ट टाइम बिफोर स्टैनली वर्क एंड इट वाज considered very surprising at the time that a replication organism could be crystallized. इसका मतलब उन्होंने स्टैनले के वर्क के कुछ अरसे बाद प्योर प्रोटीन को क्रिस्टलाइज़ किया और ये कंसीडर कर दिया गया कि जो चीज़ या जो वायरसेस वगैरह अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं उन्हें क्रिस्टलाइज़ किया जा सकता है. अब इसकी ज्योमेट्री पे आ जाते हैं, शेप पे आ जाते हैं. तो बेसिकली इसकी 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है. इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में द प्रोटीन ऑफ सब यूनिट फॉर्म हेलिकल अरे अराउंड एन आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल विच रन्स इन अ हेलिकल ग्रूव विद इन द इनक्लोजिंग प्रोटीन ट्यूब. कुछ वायरसेस में प्रोटीन सब यूनिट के तौर पे वायरसेस होते हैं जो अपने आप को एरे बना लेते हैं, मतलब कि उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री सी बना लेते हैं हेलिकल टाइप. हेलिकल हम ऐसे बोलते हैं गुच्छे टाइप,
कुछ टाइप बना लेते हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन को इनक्लोज करती है, मतलब कि प्रोटीन को अपने अंदर कवर करती है। दूसरी टाइप देखते हैं, 3 आइडेंटिकल कैप्सिड protein subunit form each triangular faces of the isohedron. The subunit meet in fivefold symmetry at each vertex. मत और कुछ वायरसेस की शेप ऐसी होती है कि वो हर वर्टेक्स में, मतलब हर कोने से ऐसे फोल्ड होया होता है, 5 फोल्ड किया होता है, मतलब कि 5 उंगलियों की तरह अपने आप को ऐसे फोल्ड करके ना मजबूती से उसने एक फोल्ड करके कवरिंग बनाई होती है। इन सम लार्ज वायरसेस ऑफ दिस टाइप ईच ट्रायंगुलर फेसिस इज कंपोज्ड ऑफ 4 सब यूनिट। और बड़े वायरसेस में, बड़े साइज वायरसेस जो होते हैं उसके ट्रायंगुलर फेस का जो है वो कंपोज ऑफ 4 सब यूनिट, मतलब कि उसके 4 सब यूनिट होते हैं। उसके आगे हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस का स्ट्रक्चर और फंक्शन उनके क्या होते हैं। वायरसेस आर टिनी एंड स्मॉलर इन इट्स साइज रेंजिंग बिटवीन 3 to 50 नैनोमीटर। वायरसेस का साइज इतना छोटा होता है कि वो 30 to 50 नैनोमीटर के करीब होते हैं। दे यूजली लेक आ सेल वॉल बट आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग कॉल्ड द कैप्सिड। जो वायरसेस के अंदर सेल वॉल नहीं होते, जो हमें पता है, वो एक ऐसी प्रोटीन से कवर की होती है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं ये। इट कैन बी सीन एज अ जेनेटिक एलिमेंट एंड इट करेक्टराइज्ड बाय द कंबाइंड एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस एंड द होस्ट। ये देखा गया है कि ये जेनेटिक एलिमेंट के तौर पे काम करती है वायरसेस और होस्ट की एवोल्यूशन में। मतलब कि एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन का हम ये कहते हैं ना कि क्या चेंजिंग आई है वायरसेस और होस्ट के दरमियान में, क्या चेंजिंग आ रही है, किस वजह से चेंजिंग आ रही है, वो होती है कैप्सिड की वजह से। दे कंटेन इधर आरएनए और डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, या जेनेटिक मटेरियल के तौर पे पड़ा होता है इनके अंदर। Viruses mainly depend on host to deliver the complex metabolic machinery of prokaryote और यूकैरियोट for propagation। फिर वही बात आ गई कि वायरसेस फुल डिपेंड करता है, इन्हसार करता है होस्ट पे अपने आप को प्रोपागेट करने के लिए, मतलब कि अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर एवोल्यूशन लाने के लिए। वो टोटली होस्ट पे डिपेंड करता है। द मेन टास्क ऑफ वायरसेस इज़ टू कैरी इट्स डीएनए और आरएनए जीनोम टू द होस्ट सेल। इसका जो मेन टारगेट होता है वो आरएनए और डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंटर करना होता है, विच then कैन बी ट्रांसक्रिप्ट बाय द होस्ट सेल। जब ये अपना सबसे पहले वायरस जाता है होस्ट सेल के पास, वहाँ पे जाके अटैच होता है। फिर इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, एक सिरिंज टाइप स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, उसके ज़रिए ये सारा अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर इंटर कर देता है। फिर वहाँ से डिटैच हो जाता है वायरस। जब ये होस्ट सेल के साथ डिटैच कर लेता है, जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर चले जाता है, तो फिर ये कुछ अरसे बाद अपने आप को वहाँ पे रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। द वायरल जीनोम इज पैक्ड इन अ कैप्सुलेटेड सिमेट्रिक प्रोटीन। इनका जो जीनोम है वो एक सिस्टमेटिक प्रोटीन से पैक्ड होता है, जो कैप्सुलेटेड, मतलब कि कैप्सूल की शक्ल में होती है। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस द न्यूक्लियोकैप्सिड विद द जीनोम। जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड बनाती है जीनोम के साथ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं वायरसेस की। दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। ये नॉन सेलुलर हैं ऑर्गेनिज्म है, मीन्स के इतने सेल्स नहीं होते। विच इज़ इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। इनके जो सेल हैं, इनकी सेल वाल नहीं होती, ये एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर पैक्ड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्स हेल्प्स इन अटैचिंग द वायरसेस टू द होस्ट सेल। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ सबसे पहले जाके अटैच होता है, इनके स्पाइक्स होते हैं जिसे हम पंजे भी बोल सकते हैं, ऐसे पंजे नुमा होते हैं
इनका स्ट्रक्चर होता है जो इनको होस्ट सेल के साथ अटैच होने में मदद देता है। द वायरसेस डू नॉट ग्रो, वायरसेस बढ़ते नहीं हैं, इधर रिस्पायर नॉर मेटाबोलाइज, ना ये रिस्पायर करते हैं ना इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बट दे प्रोड्यूस, फिर भी ये प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? होस्ट सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पास आउट करके या उनके अंदर इंजेक्ट करके। दे आर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, ये प्रो ये सराउंडेड होते हैं, मतलब कि घिरे होते हैं, उनके इन्वेलप्ड के तौर पे प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंड न्यूक्लिक एंड गोर कंप्रोमाइजिंग डीएनए और आरएनए, they are considered both as living and non-living things. Their viruses are inactive when they are present outside of host cell but become active within host cell. These viruses cause several infection and reproduce within the host cell by using the enzyme and raw material. इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग भी ले सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी प्लांट से मिलती हैं तो इसलिए हम इसको नॉन लिविंग बोलते हैं, कुछ इसकी एनिमल से मिलती हैं इसलिए हम इसको लिविंग भी बोल लेते हैं। ये उनके इंटरमीडिएट है, इसको अलहदा किंगडम में रखा गया, वो हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वायरसेस आर इनएक्टिव, जैसे इन्होंने बताया वायरस इनएक्टिव, मतलब वायरसेस इनएक्टिव का मतलब अब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है यार वायरस इनएक्टिव कैसे होंगे। जब वायरस हमारी बॉडी से बाहर है वो इनएक्टिव है, मीन्स के वो अपने आप को एक्टिव नहीं करता, वो एक्टिविटीज़ नहीं करता बाहर। जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर आता है उसने अपना काम दिखाना शुरू कर देना है, उसने हमें बीमारियां देनी है या जो उसने अपनी रिप्रोडक्शन करनी है हमारे अंदर आके करनी है, हमें नुकसान दे देना है। जब हमारे अंदर बॉडी के होस्ट सेल के अंदर वो इंटर करता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है, अपनी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, वायरसेस की क्लासिफिकेशन क्या? वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड प्राइमरली ऑन देयर phenotypic characteristics, core content, chemical composition, capsid structure, size, shape, genome structure and mode of replication. अब हम किसी चीज़ को भी अगर क्लासीफाई करते हैं ना तो उसके कुछ हिस्सों या कुछ चीज़ों को देख के उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने प्लांट्स को नॉन लिविंग कहा, उनकी कुछ क्लासिफिकेशन देख के ही कहा होगा। एनिमल्स को लिविंग कहा, उनकी कुछ क्लासिफिकेशन देख के कहा है हमने, कुछ उनकी मतलब कि करैक्टरिस्टिक्स देख के कहा है। तब वायरसेस की क्लासिफिकेशन क्या है? इसका कोर कंटेंट क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये बना कैसे है, कैप्सिड का स्ट्रक्चर क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, इसकी जीनोम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है इसका। इसको फर्स्ट स्टडी और डिस्कवर जिसने बंदे ने किया या जिसको नोबेल प्राइज़ मिला वो था अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेविड बेल्टीमोर इन 1970, फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। इसने फर्स्ट वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जिसकी वजह से इसको 1970s में नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया, मुखातिब किया गया, इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1970। दे बिलो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे करती हैं? काफ़ी सारी चीज़ों पे करती है, हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ये दो हम फ़िलहाल आज डिस्कस करेंगे। द वायरसेस हैविंग डीएनए एंड दिस जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए वायरस। डीएनए वायरस की दो टाइप होती हैं, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के भी आए हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है उसको हम पिक पिकोर पिकोरना वायरस बोलते हैं या पैरो वायरस भी बोलते हैं। और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसकी दो टाइप होते हैं, एडिनो वायरस, हर्ब्स वायरस, ईटीसी। आरएनए वायरस क्या होता है? दी वायरस हैविंग आरएनए एज इज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वायरस ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये भी दो डिफरेंट टू टाइप्स के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है वो एक ही है, रियो वायरस टाइप। और जो सिंगल स्टैंडर्ड है उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं ये। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स,
जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो 2 टाइप्स में आगे क्लासीफाई हो गया है। पहला पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, दूसरा है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए, रेबीज viruses, influenza viruses are example of single stranded RNA virus. आगे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ साइट ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम इसकी वायरसेस को हम क्लासीफाई करेंगे इसकी रेप्लिकेशन की बेस पे। वायरसेस इन्वेड इनटू टू होस्ट सेल, इनटू द होस्ट सेल वेयर इट्स रेप्लिकेट एंड असेंबली विद इन द सेल ऑर्गेनेलिस। जैसे मैंने बताया वायरसेस के पास अपनी मशीनरी नहीं होती, तो ये होस्ट सेल से जाके अटैच होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट करता है और वहाँ पे रेप्लिकेट करता है। ये इसका है रेप्लिकेशन का मेथड। रेप्लिकेशन विद इन द साइटोप्लाज्म होस्ट सेल, ये रेप्लिकेट करता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल आरएनए, ऑल आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सारे वायरसेस इसी तरह से होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के अलावा। रेप्लिकेशन विद इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। अब जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल में होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे पोक्स वायरस वगैरह कहते हैं। अब आगे एग्जांपल्स दे रहे हैं वो रेप्लिकेशन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। अब जो रेप्लिकेशन है न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल में कैसे होती है या किन में होती है? ऑल डीएनए वायरस एक्सेप्ट पोक्स वायरस। पोक्स वायरसेस के अलावा सारे जो डीएनए वायरस हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस थ्रू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल ऑल डीएनए वायरस, रेट्रोवायरस एंड सम ट्यूमर काजिंग आरएनए वायरस। ऐसे वायरस जो ट्यूमर मीन्स के गिल्टियाँ भी बोलते हैं, हम इसको गिल्लड़ भी बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए जो गिल्टियाँ, ऐसे वायरसेस जो हमें टॉन्सिल्स दें, वो कहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं? डीएनए और न्यूक्लियस के अंदर, और वो क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस थ्रू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट। ऑल आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट रियो वायरस एंड ट्यूमर कॉजिंग आरएनए वायरस। सारे जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं वो रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक्सेप्ट रियो वायरस और ट्यूमर काजिंग वायरस। ऐसे वायरस जो हमें ट्यूमर्स देते हैं, टॉन्सिल्स देते हैं, इनके अलावा। आगे चलते हैं हम। आगे अब हम टॉपिक को अपने क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजीज़ दिए लिखे हैं जो हमें वायरसेस के वजह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एड्स। एड्स को अब हमें पता है, कॉमन है, नॉन है, हमें जानते हैं हम कैसे है। एड्स मीन्स अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। अब हम इसको अगर आगे है एबोला, इन्फ्लुएंजा, सार्स मतलब सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्मॉल पॉक्स, एरिडिकेटेड भी बोलते हैं इसको। अब हम इनमें से एक दो को हम देख लें कि मीन्स के होती क्या डिजीज़ है। एड्स होता कैसे है? एड्स हम इसकी काफ़ी सारी टाइप्स बोल सकते हैं, कॉजिंग बोल सकते हैं, सिम्टम्स बोल सकते हैं, डिजीज़ की टाइप्स, कॉजिंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। सिंपल जो हमें पता है हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाती है, सेक्स रिप्रोडक्शन से, सेक्स होमोसेक्स से हो जाती है, और काफ़ी डिफरेंट चीज़ों से हो जाती है। तो एड्स में होता क्या? अब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए एड्स के अंदर होता क्या। एड्स में सिंपल जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो हमारे जो वायरसेस है, ये जो वायरस है ये जाके हमारे टी लैम्फोसाइट्स, ऐसे लैम्फोसाइट्स पे जाके अटैक करता है जिसने हमें इम्यूनिटी देनी होती है, मीन्स कि हमें ताकत देनी होती है। जब ये जाके उनसे अटैक करता है, उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। जैसे ही उनको ख़त्म करता है, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडीज़ के अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाती है।
जैसे हमारी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, हमें कमज़ोर होते 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 एंड ऐसा टाइम आता है कि हमारे अंदर जो इम्यूनिटी ही नहीं होती कि हम डिज़ीज़ से लड़ सकें। तो इसीलिए ये जो डिजीज़ है एड्स, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका ऐसे भी बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे इम्यूनिटी सेल हैं वो ही हमारे जब नहीं रहे तो हम किसी डिजीज़ से कैसे लड़ सकते हैं। सो अब हम प्रेजेंटेशन का टॉपिक अपना क्लोज करते हैं। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।